हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में मूल अधिकार के बारे में पढ़ाया था। यह भाग 3 के तहत आता है और इसमें हमने अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 के बारे में डिटेल से पढ़ाया है। अगर मेरा वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को पहले देखिए। आज हम अनुच्छेद 20 से आगे पढ़ाएंगे। मूल अधिकार से हमेशा बीपीएससी, बिहार दरोगा तथा विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हम एक एक कर जानेंगे। आज हम अनुच्छेद 20 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दोष सिद्धि संबंधी अधिकार दिया गया है। दोष सिद्धि संबंधित अधिकार, जिसमें 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं। कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस समय जो सजा निर्धारित है उसी अनुसार उसको सजा दिया जाएगा। अपराध करने पर उस समय के कानून के अनुसार सजा। यानी अगर कोई व्यक्ति कोई कानून तोड़ता है, कोई अपराध करता है, तो उसको उस समय जो सजा निर्धारित है उसी अनुसार उसको सजा दिया जा सकता है। दूसरा है कि एक अपराध के लिए एक बार सजा, दोबारा सजा नहीं दिया जा सकता। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध किया है और उस अपराध के लिए उसी समय कोई कानून के तहत अगर सजा निर्धारित किया गया है तो हम उसी तरह की सजा उसको देंगे, ना उससे पहले निर्धारित सजा के अनुसार सजा देंगे और ना बाद में अगर कोई कानून बनता है तो उसके अनुसार हम उसको सजा नहीं दे सकते। यानी जो प्रेजेंट में जो सजा का प्रावधान है उस अपराध के लिए हम सजा उसी के अनुसार देंगे। तीसरा में कहा गया है कि स्वयं सजा बनने के लिए जबरन नहीं किया जा सकता। यहाँ कहने का अर्थ है कि मान लीजिए किसी ने कानून को तोड़ा है तो हम जो है जबरन हम उसको ये नहीं कर सकते कि वह अपनी सजा को स्वीकार कर ले। जैसे न्यायिक हिरासत में जब किसी व्यक्ति को लिया जाता है तो कोशिश किया जाता है, अगर कोई गलत काम किया है तो सही बात है कि वह कबूल कर लेता है कि हमने यह काम किया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी कानून को नहीं तोड़ा है और उस पर जबरन हम दबाव डालेंगे कि वह अपना गुनाह स्वीकार कर ले तो यह सही नहीं होगा। इसको रोकने का भी इसमें अधिकार दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 21। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार।
इसको समझिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को उस समय संसद द्वारा निर्धारित कानून के सिवा हम उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से उसे मुक्त नहीं कर सकते। यानी अगर वह गुनाह करता है, जैसे मान लीजिए कि वह देश विरोधी काम करता है या किसी की हत्या करता है, तो ऐसे स्थिति में जो कानून है उसके अनुसार उसका हम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकते हैं। लेकिन ऐसे किसी भी स्थिति में उसको हम वंचित नहीं कर सकते हैं। यहाँ यह भी कहा गया है कि स्वच्छ हवा का भी आपको अधिकार है, स्वच्छ पानी का भी अधिकार है, स्वच्छ भोजन का भी अधिकार है। आपको यहाँ कई प्रकार के इस तरह के अधिकार दिए गए हैं। अगला है अनुच्छेद 21A। इसमें बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। यह 6 से 14 वर्ष तक के लिए होगा। इसमें कहा गया अनुच्छेद 21A में कि बालकों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था जिनका उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच है उनके लिए सरकार करेगा। इससे पहले नीति निर्देशक तत्व में नीति निर्देशक में अनुच्छेद 45 के तहत यह व्यवस्था किया गया था। उसमें भी कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन हम इसको लागू करवाने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे। लेकिन जैसे ही अनुच्छेद 21A में बालकों को निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था सरकार के द्वारा यानी राज्य के द्वारा किया जाएगा 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को, अगर राज्य ऐसा नहीं करता है तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब है अनुच्छेद 22। इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया गया है यानी उसको बंदी बनाया गया है तो उसको आने जाने का समय छोड़कर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और कोई भी विधि सदस्य वह अपने लिए रख सकता है यानी किसी भी वकील को रख सकता है ताकि वह उसका केस लड़ सके, यह अधिकार है। इसमें कहा गया है राज्य द्वारा दोष सिद्धि यानी गिरफ्तारी एवं निर्वासन से सुरक्षा। इसमें 3 बात कहा गया। पहला, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरा कहा गया कि आने जाने का समय छोड़कर 24 घंटा के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना। तीसरा अधिकार दिया गया विधि सदस्य यानी वकील से
कानूनी परामर्श। यानी 3 चीज इसमें दिया गया। कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो पहले तो उसका कारण बताना होगा कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, आने जाने का समय छोड़कर 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना होगा। तीसरा, किसी विधि सदस्य यानी किसी वकील से वकील रख सकता है अपने बचाव में, यह अधिकार दिया गया। और यहाँ 2 तरह की बातें कही है। गिरफ्तारी का अर्थ है कि अगर कोई कानून तोड़ा है तो हम उसको तुरंत ही गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन किसी ने कानून नहीं तोड़ा है और वह कानून तोड़ने वाला है, ऐसा सरकार को लगता है, ऐसा राज्य को लगता है, तो वह उसकी गिरफ्तारी कर सकता है और उसको 2 से 3 महीना के लिए नज़रबंद कर सकता है। पहले 3 महीना तक उसको नज़रबंद किया जा सकता था, अब 2 महीना किया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अब इसको 2 महीना कर दिया गया है। यानी निर्वासन में उसको 2 महीना तक नज़रबंद रखा जा सकता है। आपको याद होगा कि रॉलेट एक्ट आया था ब्रिटिश काल में, जहाँ न तो कोर्ट न दलील और न कानून की बात की गई थी, वहाँ भी इसी तरह जो है नज़रबंद कर दिया गया था। तो आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं। इसमें जो है कानून तोड़ने यानी अपराध करने से पहले ही उसको जो है बंधक बनाया जा सकता है, मतलब उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो अनुच्छेद 22 में ये कहा गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 23। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 23, इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता, बेगारी उनसे नहीं लिया जा सकता, बंधक बना के नहीं रखा जा सकता, उनकी खरीद बिक्री नहीं की जा सकती। यानी दास्ता पर प्रतिबंध, खरीद बिक्री, यहाँ व्यक्ति की खरीद बिक्री की बात हो रही है, पर प्रतिबंध। इसके अलावा यहाँ मजदूरी को भी निर्धारित किया गया है कि जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किया गया उससे कम इनको मजदूरी नहीं दिया जा सकता। यानी बेगार पर प्रतिबंध, इसके लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाया गया और इसमें प्रावधान किया गया कि अगर किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए अगर न्यूनतम मजदूरी सरकार के द्वारा निर्धारित है और उससे कम आप मजदूरी दे रहे हैं तो आपको सज़ा मिल सकता है और उस व्यक्ति को जो है उसके लिए कंपनसेशन दिया जा सकता है, यानी आपको जो है उसको मुआवजा भी देना पड़ सकता है। अब है अनुच्छेद 24। यह बालक से संबंधित है, यानी बालकों को खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे यह कहा गया है कि अगर कोई बालक अपना घर का काम कर रहा है जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच है तो उसको जो है इस कानून के तहत सज़ा नहीं दे सकते हैं। अगर परिवार का काम कर रहा है, लेकिन किसी चाय के दुकान में, ढाबे पे, किसी फैक्ट्री में, किसी फटाका बनाने वाले फैक्ट्री में, रेस्टोरेंट में, इस तरह 6 से 14 वर्ष के बीच का बालक, 6 से 14 वर्ष के बीच का बालक अगर काम करता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है और इसके लिए बालक निषेध
अधिनियम 1986, इसमें अभी संशोधन किया गया है, ठीक है। तो इसके तहत उसमें सज़ा का प्रावधान है और भी कई कानून बनाए गए हैं जिसके तहत सज़ा का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संज्ञान में लिया था कि छोटे छोटे बालकों को जो है ढाबे पे, चाय दुकान पे, खतरनाक कल कारखानों में उनको लगाया जाता था, उनको कम मजदूरी दिया जाता था। तो उसे रोकने के लिए अनुच्छेद 24 में यह व्यवस्था किया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अपवाद में अगर घर का काम, घरेलू काम कर रहे हैं तो उसको नहीं रोका जाएगा अगर परिवार का, लेकिन परिवार के बाहर अगर कोई काम कर रहा है बालक तो उसको रोका जाएगा। उसकी उम्र जो है 6 से 14 वर्ष के बीच की नहीं होना चाहिए। इसी का फ़ायदा उठा के जो है चाय दुकान, ढाबे पे बच्चे को लगा देते हैं। कहते हैं जब अगर इस तरह का छापा उपा पड़ता है तो सरकार पुलिस वाले को कहते हैं कि सर ये मेरा ही बच्चा है, अपना घरेलू काम कर रहा है, तो इसमें बच जाते हैं। लेकिन इसमें भी कई कानून अब बनाया गया है जिसके तहत जो है अब सज़ा का प्रावधान निर्धारित किया गया है। अगला है अनुच्छेद 25। इसमें जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि वह धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, उस धर्म को जो है, जिस धर्म को वो मानते हैं उसको वह अपना सकते हैं। अनुच्छेद 26 में इसको और डिटेल में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि धार्मिक संस्था स्थापित कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो जिस धर्म को मानता है, जिस धर्म के अनुसार आचरण करता है, वह अपने धर्म को, अपना धर्म का केंद्र स्थापित कर सकता है। जैसे हिंदू होगा तो मंदिर की स्थापना करेगा, मुस्लिम होगा तो मस्जिद की स्थापना करेगा, ईसाई होगा तो चर्च की स्थापना करेगा, इस प्रकार सिख होगा तो गुरुद्वारा की स्थापना करेगा। तो वो अपना स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि धर्म की स्थापना के लिए जो पैसा उसने जमा किया है, मान लीजिए कि किसी ने दान में उसको दिया है, तो उस पैसे का उपयोग राज्य जो है दूसरे धर्म के विकास में नहीं लगा सकता, या जबरन जो है राज्य जो है उस पैसे पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता। यानी धार्मिक संस्था के विकास के लिए रखा गया धन को राज्य द्वारा नहीं लिया जा सकता है। यानी ये नहीं कह सकता है कि मान लीजिए कि किसी मंदिर के विकास के लिए कोई धन जमा किया गया हो जो उसको उस धर्म के मानने वाले के द्वारा दिया गया है, अब राज्य कहे कि अब हम इस पैसे का उपयोग दूसरे धर्म के विकास में करेंगे, तो ऐसा राज्य नहीं कर सकता है। जबरन जो है धन को नहीं ले सकता है। लेकिन यहाँ पे भी अपवाद लगाया गया है कि आप धार्मिक नाम पे उस धन को तो लिए हैं, लेकिन उसका उपयोग देश विरोधी कार्य में नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप करते हैं तो उसको जब्त सरकार कर सकती है। अगला है अनुच्छेद 28, राज्य द्वारा पोषित केंद्र में जबरन धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसका अर्थ है कि मान लीजिए कि हमने
राज्य जो है किसी धार्मिक संस्था को पैसा डोनेट कर रहा हो या राज्य द्वारा पोषित कोई ऐसा हो। अब राज्य कहे कि हम किसी धर्म को यहाँ पे लागू करेंगे, जबरन उसको सभी अनुयायी करेंगे, जबरन उसको मानेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि सभी धर्म को भारत में स्वतंत्रता है, धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है। तो यहाँ पे किसी धर्म को दबाकर हम दूसरे धर्म का विकास नहीं कर सकते हैं। तो इसी अनुच्छेद के तहत इसे रोका गया है कि राज्य यानी न संसद न विधानसभा ऐसा नहीं कर सकता है। आइए कुछ अनुच्छेद को हम देखते हैं। अगला है आपका संस्कृति एवं शिक्षा का विकास, जो अनुच्छेद 29 के तहत आता है। यहाँ संस्कृति एवं शिक्षा को अपने अनुसार पालन करना। यहाँ कहने का अर्थ है कि भारत के किसी भी भूभाग में कोई भी वर्ग, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी लिंग, कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति रहता है तो उसको अपनी लिपि, भाषा, संस्कृति का मानने का अधिकार है। राज्य में कोई भी शिक्षण संस्थान है उसमें उसको जाकर पढ़ने का अधिकार है। उसको भाषा, लिपि, संस्कृति के आधार पर रोका नहीं जा सकता। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के विकास के लिए शैक्षणिक संस्था की स्थापना करने का अधिकार है। यानी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, संस्कृति के विकास के लिए शिक्षक संस्था की स्थापना करने का अधिकार। यानी राज्य जो है रोक नहीं सकता है कि वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी लिपि का विकास नहीं कर सकता। सभी को अधिकार है, भारत में किसी भी क्षेत्र में बसने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ भी यह ध्यान रखा गया है कि आपका कार्य देश विरोधी नहीं होना चाहिए, संविधान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप भाषा, लिपि और अपनी संस्कृति के विकास के नाम पर देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में सरकार आप पर प्रतिबंध लगा सकती है। चलिए अगला अनुच्छेद 31 है, जिसको मूल अधिकार से यानी मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। इसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 31 अनुच्छेद है 31, इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। इसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो 1978 में किया गया था, इसको अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया और कानूनी अधिकार दिया गया। देखिए, मूल अधिकार जो पहले 7 था, जब संविधान का निर्माण हुआ था उसमें मूल अधिकार 7 था,
बाद में उसमें इस संपत्ति के अधिकार जो अनुच्छेद 31 के तहत आता था उसको हटा दिया गया और इसको अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया और इसे कानूनी अधिकार दिया गया और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह हटाया गया था 1978 में। उस समय जनता दल की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तो उनके समय में भी ये हटाया था। अभी हाल में बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा था। अगला है अनुच्छेद 32। इसमें कहा गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। उपचार का संवैधानिक उपचार का अर्थ है कि मान लीजिए संसद या विधानसभा किसी व्यक्ति का मूल अधिकार को छीनता है तो आप जो है अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकार के हनन पर जा सकते हैं। ये आपको अधिकार है। इसके अलावा ये 5 प्रकार के रिट भी जारी करता है। अगला है अनुच्छेद 33। इसमें संसद को खुफिया विभाग पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि यहाँ बीएसएफ है, पुलिस है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन है आदि है, तो मान लीजिए कि अगर उनको मूल अधिकार जो सभी को दिया गया है, भारत के जनता को, अगर उनको भी दिया जाएगा तो कुछ ऐसा खुफिया जानकारी होता है, अगर वो सार्वजनिक कर देंगे तो वह देश हित में भी नहीं होगा और हमारा जो विरोधी देश है वह उसका लाभ उठाएगा। तो संसद जो है कानून बनाकर इसे रोक सकता है। अनुच्छेद 33 में यह अधिकार दिया गया है। अब अनुच्छेद 34 को भी आइए हम जानते हैं। अनुच्छेद 34 इसमें कहा गया है कि मार्शल लॉ लागू कर सकता है राज्य। मार्शल लॉ लागू करने का अधिकार ये किसको होता है? सेना को होता है। इसके तहत ही जो है सेना जो है कहीं कर्फ्यू भी लगाता है किसी भी राज्य में, किसी भी संघ शासित क्षेत्र में, पूरे देश में। इसमें जब देश में अशांति का माहौल हो, इसके अलावा जन विरोध हो या इसी तरह का कुछ ऐसा हो जो देश हित में नहीं हो, तो उसके लिए मार्शल लॉ लाया गया है। सेना जो है इसको लागू करता है और इसमें कड़ी से कड़ी सजा भी दिया जा सकता है। अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि संसद को मूल अधिकार संबंधी कानून बनाने का अधिकार। अगर संसद को लगता है कि हमको कुछ मूल अधिकार में चेंज करना है, कुछ उसमें संशोधन करना है, तो वो कर सकता है, बशर्ते कि किसी का मौलिक अधिकार का हनन न हो। इसके अलावा अगर उसको लगता है कि हम जो मार्शल लॉ लागू हुआ और किसी व्यक्ति बेगुनाह को सज़ा मिल गया, उसकी संपत्ति को क्षति हुआ, तो मुआवजा भी दे सकता है। तो इसमें जो है सारे प्रावधान जो है संसद को दिया गया है। आरक्षण की व्यवस्था करना, महिलाओं के लिए सुरक्षा करना, SC ST के लिए सुरक्षा करना,
ओबीसी के लिए सुरक्षा करना, बहुत सारे अधिकार इसी के तहत भी दिए गए हैं। मेन है कि इसमें जो है कानून बना सकता है संसद। अगर राज्य भी कानून बनाता है विधानसभा, तो संसद द्वारा अगर कानून बना दिया जाता है उसी मुद्दे पे, तो संसद का कानून जो है मान्य होता है। ये आपके मौलिक अधिकार से संबंधित 12 से अनुच्छेद 12 से लेकर 35 जो व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिया गया है भाग 3 के तहत, उसके बारे में हमने आपको डिटेल में पढ़ाया। आप मेरे फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो दोनों को मिलाकर पढ़िए। किसी भी एग्जाम में, खासकर बीपीएससी हुआ, बिहार दरोगा हुआ, यूपी पीसीएस हुआ, रेलवे हुआ, बैंक हुआ, वहाँ इससे जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। आप दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। लास्ट में यही कहेंगे, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।